बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय हिंद। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश विदेशों की जो खबरें हैं वो थोड़ी सी मतलब बुरी है। एक अमेरिका ने जो हमें टेरिफ लगाया है, टेरिफ मतलब जो भी चीज़ हमें, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब भी हम 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं तो अभी वो 150 की खरीदेंगे वो, और उसके बाद में वो जो 100 है, तो हम लोगों का जो घाटा हुआ वो हर एक इसमें 50% का हमारा घाटा हो गया, जिसके वजह से संपूर्ण आज जो हमारा इंडेक्स था वो पूरा का पूरा ढल गया। 5.5 5.5 लाख करोड़ का एक ही दिन में नुकसान हो गया। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे इवन MIDC में जो एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स है वो यहाँ से बनते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें इंडिया में पूरे बोले गारमेंट्स हो या फिर टेक्सटाइल हो, फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, ऐसा बहुत सारा हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ में होता है। और जब अमेरिका के साथ में होता है, इवन सोयाबीन, हमारा इतना बड़ा सोयाबीन हम एक्सपोर्ट करते हैं। सोयाबीन की केक स्पेशली, हम तो ऑयल ले लेते हैं लेकिन केक हमारी पूरे अमेरिका में जाते रहती। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में इस तरीक़ा से हम बुरे फंस गए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीक़ा से मोदी जी के बारे में जो कहा और फिर दोबारा वही रिपीट कर रहा है, लेकिन मोदी जी उसमें जवाब भी नहीं दे रहे। ऐसा भी सुनने में आया कि करीबन 4 फ़ोन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को किए, लेकिन मोदी जी ने वो फ़ोन को नहीं उठाया। उसके ऊपर कुछ यूट्यूबर्स का ये है कि जब भी कभी कोई एक आधा प्रेसिडेंट हमारे दूसरे प्रेसिडेंट के साथ में वार्तालाप करता है तो वो पहले इंटीमेट करता है। वो एक पूरा सिस्टम है, ये प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर होने के बाद में भी सभी डिपार्टमेंट के एक्सटर्नल अफेयर से लेके हर लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये मोदी जी का वो कितना डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और क्या हो रहा है ये तो किसी को नहीं मालूम, और कौन जाके उनको पूछेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा किया कि नरेंद्र मोदी जी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा ही वो कहते हैं। और कुछ पेपर में आए हैं, जो कुछ जर्मन का पेपर है, एक चाइनीज, कुछ मेरे ख्याल से जापानीज पेपर है, ये सब वहाँ पे वो आया हुआ है। लेकिन कोई ऐसा उसमें कोई खास विशेष मुझे लगता नहीं कि क्या एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि सब ये हवारी चलते रहती है। एक दूसरा इम्पोर्टेंट महत्व का एक एस्पेक्ट है कि राहुल गांधी जी की पूरी बिहार में यात्रा चल रही है। उन्होंने सब कहा कि भाई वोटर लिस्ट में इस प्रकार से खेमा होता है। मित्रों, मुझे एक बात क्या तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य लगता है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन में होता है, लेकिन 5 बजे के 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में जो खेला होता है तो वो निश्चित रूप से वो खेला EVM के थ्रू ही होता है। बाकी अदरवाइज तो लोग तो दिखते नहीं, और लोग दिखे तो उनको तो पकड़ के लोग मारेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये खेला कौन करता है? मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी का जियो है, वो शायद वो अंबानी ने अभी तक इन लोगों को ये किया करके, अभी जो बीच में अडानी वर्सेस अंबानी का जो बताया, मुझे लगता है वो आर्टिफिशियल है। और यदि जब सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी पूरे नकाशा से आउट हो जाएगी, क्योंकि जियो के अलावा उनका कोई दूसरा सिस्टम नहीं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सब कर सकेंगे। जो भी इंटरनेट के थ्रू होता है, या फिर होट को बढ़ाना, एक तो होट करना, इंसर्ट करना और बाद में उसको बढ़ाना, तो जब तक ये दोनों भी सिस्टम एक दूसरे को नहीं ये करोगे। 1-2 जगह ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे जितने वोटर्स नहीं थे उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ ना गड़बड़ होती है, और वो गड़बड़ पकड़ने का काम। लेकिन अभी हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा कि और हम लोग धमाके करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ EVMs के बारे में होगा। अभी फिलहाल इतने में कि ये बात है, जस्टिस सूर्यकांत के इस पे एक जने का एक पिटीशन आया, पूरा का पूरा EVMs को वाले आए, और उसके बाद में फिर दोबारा काउंट हुआ पूरे इसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में, और वीडियो बनाए, और उसमें पाया गया कि वहाँ पे कर्मचारी जो लोग होते हैं वो पूरा का पूरा गेम करते हैं। मित्रों, मुझे एक बात लग रहा है कि जब जिस तरीका से राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, तो इस वक्त सभी लोगों को ये डर है कि शायद हो सकता है कि कोई पकड़े जाए तो उनकी नौकरी जाएगी। तो अभी कोई भी ऐसे कोई रिस्क लेने की बात नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दुनिया भरे का कुछ भी कहे, या उनको कलेक्टर को बोलो, कमिश्नर को बोलो, सब लोगों को बोलो, लेकिन अपनी जान को, अपनी सर्विस को कोई भी दांव पे नहीं लगाता।
और जब ये बात सच है, सब लोगों की फैमिली है, सब लोगों को डर लगता है। वो चाहे उसका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो जाए और कोई हो जाए तो उनके लिए उसको कोई डर नहीं लगेगा, वो संभाल लेगा। लेकिन नौकरी ही चले जाए और एफआईआर हो जाए तो उनके हाल क्या हो जाएगी, ये सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त ये जो डर उन्होंने था, जो बीजेपी का डर और ज़्यादा बढ़ गया है। और वो जितना भी खेमा करे और जिस तरीक़ा से वोट चोर के बारे में इस संसद में नारे लगे और बीजेपी को जिस तरीक़ा से बैकफुट पे आना पड़ा, तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को ये ध्यान में आ गया, सभी ब्यूरोक्रेट को ध्यान में आ गया कि अभी मोदी जी का पतन चालू हो गया। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स में भी है ये हुआ कि वो अभी एक 2-3 सभी लोगों ने, बड़े तगड़े लोग हैं, यशवंत सिन्हा जी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि अभी मोदी जी का पतन चालू हो गया। मोदी जी को अभी दो तरफ से घेरना हुआ, एक तो राहुल गांधी घेर रहा है और दोबारा आरएसएस के भी लोगों ने घेरना चालू कर दिए। आज जगनमोहन रेड्डी जी को बीजेपी की तरफ से फ़ोन गया और आप सबको मालूम है कि जगनमोहन रेड्डी और नीतीश अपने नायडू जी, इनके बीच में बिल्कुल टक्कर होते थे, एकदम अपोजिट होते हैं। और जब वो बीजेपी ने उनको फ़ोन किया तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ अलग गेम चल रहा था, उसके ऊपर में नायडू जी बड़े भड़क गए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कहा कि नायडू जी अक्टूबर नवंबर में तब तक बिहार का इलेक्शन नहीं होता तब तक रुकेंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है। जब उनका रेड्डी उनका कैंडिडेट है, नायडू ने दिया हुआ कैंडिडेट है, उनके पुराने मित्र थे, तो वो कैसे कि अपने मित्र को बोल के वो अपने आप को विड्रॉ करेंगे। और यदि वो फेल भी हो जाता, अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार भी जाते हैं, तो यहाँ तो गुप्त मतदान है, वो तो हाथ ऊपर कर देंगे, हमने नहीं किया कर दिया। और वो इतने जल्दी बीजेपी वाले उनके आंख पे हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि और उनकी ज़रूरत है उनको। तो मुझे लगता है कि वो ये सब नस को उन्होंने पकड़ लिया। और यदि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब अपर हाउस के अध्यक्ष का इलेक्शन यदि हो जाता है और यदि उसमें बीजेपी हारती है तो उनकी विदाई चालू हो जाएगी, क्योंकि अपर हाउस है, हर बिल तुम्हारा उसमें वहाँ पे सबमिट होता है और वहीं से आगे का रास्ता खुलता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये सब मालूम था कि एक हाथ में यदि दे दे, यदि लोकसभा में सबके सब लोगों ने भी चुन के ला लिया, 2/3 मेजोरिटी भी आ जाए, लेकिन राज्यसभा में उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और दोनों भी हाउस के बाद में भी, और सुप्रीम कोर्ट है, उनको मालूम है था कि ये पूरी की पूरी आज तक की मनुवादी वृत्ति क्या रही है, किस किस तरीका से उन्होंने कांड किए, किस किस प्रकार से उनका बहुत ही बारीकी से अभ्यास था। उसके वजह से हर चीज़ों में उन्होंने एक दूसरे को ये करके रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीका से वो पलछोटी जो बिहार ये थे, गुजरात से बाद में उनको पटना हाई कोर्ट में डाला और फिर उसको उनको एलिवेट किया, सब लोगों को 27-28 हाई कोर्ट के जजेस को सुपरसेट किया। उसके ऊपर में बीवी नागरत्नन करके जस्टिस है, वो भी चीफ जस्टिस बनने वाली है, उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा जब भी सोच रहा था कि हम लोगों ने हजारों के तादाद में यदि जब चीफ जस्टिस को लेटर लिखे कि भाई आपको ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस है और सिलेक्शन में ऊपर नीचे होते रहता है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर में होता है या नहीं भी होता है, कुछ नहीं मालूम, जो भी फेवरेबल होता है तो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि BR गवई ने इस तरीका से सबको उस कानून का नाम रिकमेंड नहीं किया तो वो किसी वो लेडी JD का अपनी बीवी नागरत्ना का नाम यदि उन्होंने रिकमेंड किया, क्योंकि सील इन्वेलप में करना पड़ता, तो शायद हो सकता है कि ये देश में बहुत अलग से एक माहौल तैयार हो जाएगा और पूरा का पूरा सिस्टम पूरा पलट सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर में अम्बेडकराइट समाज ने या बुद्धिस्ट लोगों ने या और कोई हमारे जो लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, इन लोगों ने थोड़ा मंथन करना चाहिए। हर जगह पे ये करिए कि वो सिलेक्शन है, और मैं कुछ ही दिनों में एक ड्राफ्ट भी बना दूंगा जो तुम्हें चीफ जस्टिस को भेजना है कि ये प्रोसेस सिलेक्शन का है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आप अपने फेवरेबल कोई भी 3-4 जजेस ले लो और उसके हिसाब से रिकमेंड करो, जिसके वजह से BR गवई को आंख पे भी नहीं आएगा। ऐसे टाइप का ये सब सिचुएशन है। आज वैसे ही BR गवई के ऊपर में एक एलिगेशंस लगा कि उनके कोई भांजे है, कोई वो भी नहीं थे, दूर के थे, कवाड़े करके, कवाड़े के वराड़े कुछ है, हाँ, तो उनका नाम नहीं, वाकोड़े, तो उनका कोई तो भी दूर के रिश्तेदार है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ों में वो वहाँ से उससे बाजू हट गए। मतलब BR गवई वो कमेटी में नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सिलेक्शन है और मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, तो बेटर है कि उन लोगों ने छोड़ दिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से जब रिकमेंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें वहाँ नहीं थे, लेकिन बहुत सारा मॉल बनाया, बीजेपी को लगा कि इनके ऊपर में हमला करो। हमला करने से क्या होता है,
को मालूम है बिहार गवे को ये सब ऐसे ऐसे होना है, और वो भी पूरे ताकत से बैठे हैं कि कौन लोग हमला करने वाले हैं और क्या हो रहा है सबको मालूम है। ऐसे कोई जो भी वीडियो आते तो उसको निगलेक्ट करो, देखो ही नहीं तो अच्छा है। एक बड़ा एक मसला मेरे सामने में आया। अंबानी के लड़के का एक बहुत बड़ा एक रिसोर्ट है जिसमें वहाँ पे जलतारा करके, और वहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ है, 50 के है। उसके ऊपर में एक SIT सुमोटो करके सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। शायद अडानी और अंबानी का झगड़े के इसमें होगा, ऐसा सब लोगों का अनुमान है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वहाँ पे हो जाता है तो उन्होंने वो जितने सारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हर मिनिस्टर वहाँ गए थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, इट इज़ एज गुड एज अप्रूव्ड। वो जगह भी उन्होंने खुद की खरीदी हुई है, फॉरेस्ट लैंड है। अभी इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता आम का वो केवल अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से होता है। तो सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो इतने तो कच्चे गेम खेलने के नहीं होते। वो रेस्क्यू सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर खोलना उसके लिए कोई परमिशन नहीं। वो आए हो गए, वो किस मोड से आए वहाँ, वो तो वो कह रहे हैं उन्होंने कि वो रेस्क्यू सेंटर है। जब रेस्क्यू सेंटर है तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। उन्होंने कहाँ से भी आए हुए एनिमल्स है, वो कहाँ से आए, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो कहेंगे कोई एजेंट से आया, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरीक़ा से ये सब बातें चलते रहेंगी। मित्रों, हमें यही देखना है कि हमारे काम की कौन सी न्यूज़ है। आज हमें यही देखना है कि ये पूरा EVM का मसला ये हो जाए, और RSS ने जिस तरीका से एक पूरे सिस्टम के ऊपर में जो कब्जा करके रखा है, उस कब्जे को कैसा हम लोग कमजोर कर सके, हमें क्या क्या सोचना है, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली हमें लगातार उसके ऊपर में हमला करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा रिजर्वेशंस का कितना % भरा तुमने, हमारा मेरिट चैनल कहाँ गया, ये वो सब लोगों को रात दिन यदि तुम लिखते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें कुछ ना कुछ कामयाबी निश्चित मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम लेते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।